हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आशीष गोयल, योर बायोलॉजी मेंटोर। आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, समझते हैं बेटा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम और क्या बोलते हैं? डीएनए टाइपिंग बोलते हैं, राइट। इसको डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोला जाता है या डीएनए टेस्ट भी बोला जाता है। बच्चा कंफ्यूज होता है डीएनए टाइपिंग क्या है, कुछ नहीं है यार, डीएनए फिंगरप्रिंट का ही दूसरा नाम है। फिर हमने देखा कि ये टेक्निक यूज किस लिए की, किसी की भी आइडेंटिटी बताना उसके डीएनए के बेसिस पे। हम सब लोगों का डीएनए अलग है बेटा, हम सब का डीएनए अलग है। मतलब जो हमारा जो डीएनए है वो डीएनए कितना है सर? 100% डीएनए है अगर, तो 99.9% डीएनए सबका सेम है, सारे ह्यूमन का सेम है, सबका सेम होगा। 1% सॉरी 0.1% डीएनए जो है वो क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा। क्लियर बात? इतना ही 0.1% का अंतर है, राइट। चलो, इसी के बेसिस पे, यही अंतर के बेसिस पे हम सब अलग है और यही हमारी पहचान है। देखो, मैं और आपके अंदर, दोनों के अंदर ये तो सेम ही है, तो मैं अलग कैसे होऊंगा? मेरा डीएनए कहां अलग है? ये मेरी पहचान है और यही मेरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार भी है। हम इसको पता लगाते हैं, ये तो सबके अंदर सेम है। अगर आपको पता लगाना है कि मैं आपसे अलग हूं डीएनए के बेसिस पे, तो वो इसके बेसिस पे अलग हूं, ठीक है। इसको सबसे पहले लेकर आए थे सर एलेक जॉन जेफरे 1984 के अंदर। इन्होंने टेक्निक इन्वेंट की और इंडिया में लेकर आने वाले थे डॉक्टर वीके कश्यप और लालजी सिंह। डॉक्टर वीके कश्यप, डॉक्टर लालजी सिंह इस टेक्निक को एक केस के चक्कर में, भारत में एक केस हुआ था, एक क्राइम केस था, उस केस के चक्कर में इस टेक्निक को इंडिया के अंदर लेकर आए। देखो, मैंने कुछ फोटो भी लगाई है जेफरे साहब की, ये है सर एलेक जॉन जेफरे, इन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट की बेटा। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो डीएनए, मैंने बोला कि टोटल डीएनए तो 100% है। इसका दो पार्ट है, कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट। ये क्या करेगा सर? ये प्रोटीन बनाएगा, है ना। और ये पार्ट क्या करता है? कुछ नहीं करता, इसको हम जंक डीएनए बोलते हैं। आप जानते हो कि जो पार्ट कोडिंग है, जो पार्ट काम करता है, वो तो सिर्फ 2% से भी कम है। यानी कि मैक्सिमम पार्ट क्या है आपका? नॉन कोडिंग, दैट इज मोर देन 98%। 98% से ज्यादा आपका पार्ट, मतलब आपका डीएनए नॉन कोडिंग है, काम नहीं करता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, नॉन कोडिंग के भी दो पार्ट्स है, एक तो रिपीटेटिव डीएनए और एक होता है नॉन रिपीटेटिव डीएनए। हमने जब इसको देखा तो हमारे ये डीएनए में, आपके डीएनए में ये पार्ट कोड कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था। जो पार्ट कोड नहीं कर रहा था, जब उसको एनालाइज किया गया ना, तो उसके अंदर दो पार्ट दिखे, एक तो रिपीटेटिव और एक नॉन रिपीटेटिव। मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वो होती हैं जो रिपीट होती है, एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे आपको। क्लियर? तो वो पार्ट रिपीट हो रहा है और कुछ पार्ट रिपीट नहीं हो रहा, रैंडम है, ठीक है। दो चीजें थी। अब ये जो रिपीटेटिव पार्ट था बेटा, इसको हमने बोला सैटेलाइट डीएनए। इसको सैटेलाइट डीएनए क्यों बोला, जानेंगे, ध्यान से समझना। ये जो रिपीटेटिव पार्ट था, ये डीएनए का सीक्वेंस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है एंड यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनता है। मतलब समझाता हूं इसका। आप बोलोगे सर हमारा 100% डीएनए, आपने बोला कि 99.9% डीएनए क्या है? सेम है ना, और 0.1% का डिफरेंस है। तो ये 0.1% का डिफरेंस कोडिंग पार्ट में है कि नॉन कोडिंग में है? मतलब रिपीटेटिव में है, नॉन रिपीटेटिव में है, किस में है? तो मेरे बच्चों, ये 0.1% यहां पर भी डिफरेंट है, यहां पर भी कुछ डिफरेंसेस हैं, यहां पर भी आप में और मेरे में कुछ डिफरेंसेस हैं, और यहां पर भी डिफरेंसेस हैं। तीनों जगह पे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन मेजरली सबसे ज्यादा डिफरेंसेस कहां देखने को मिले? मेरे को इस रिपीटेटिव सीक्वेंस में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत हाई वेरिएशन दिखा। मतलब अगर मैं बात करूं, चीजें तीनों अलग अलग हैं, इसमें भी कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं। मेरे को तो यही देखना था कि हमसे, मतलब मुझसे आपका डीएनए अलग है क्या? 2% का डीएनए अलग होगा, उसमें अलग होगा, यानी कि अंतर होगा। सबसे ज्यादा अंतर इस पार्ट में दिख रहा है, तो यही मेरा आधार बनेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इस डीएनए को मैंने सैटेलाइट डीएनए बोला बेटा। क्या बोला? सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है इसके अंदर। अब ये वेरिएशन ही मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनेगा। चलिए आगे समझते हैं कुछ पॉइंट्स। तो मैंने बोला
कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो पहली बात है, डीएनए ह्यूमन का 99% सेम है, 99.9% सेम है, यानी कि डिफरेंस कितना आया, सिर्फ इतने का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कहाँ है, कोडिंग में है, बिल्कुल है। रेपिटेटिव सीक्वेंस में है, नॉन कोडिंग के, बिल्कुल है। नॉन रेपिटेटिव में है, बिल्कुल है। तो सर सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा मैंने देखा रेपिटेटिव में। यार एक काम करता हूँ, रेपिटेटिव सीक्वेंस को ही देखना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि ये जीनोम हमारी बॉडी में इतना है। अब बोलोगे सर 0.1% वेरिएशन में दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, क्या 750 करोड़ लोगों अलग अलग दिखते हैं, क्या ये सिर्फ 0.1% वेरिएशन में? बिल्कुल है, क्योंकि ये 0.1% वेरिएशन ही बहुत बड़ा है। सर कैसे, हमारे अंदर इतना जीनोम है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है हमारे में, किसमें, हैप्लॉइड में। बेटा हैप्लॉइड में इतने बेस पेयर होंगे, राइट। तो इतना 0.1% का डिफरेंस कितना हुआ बेटा, 0.1% का डिफरेंस इतना है, 3.3 × 10⁶, ये 0.1% का है ना, ये 0.1% का डिफरेंस इतना होगा। तो ये तो बहुत हो गया ना, ये तो बहुत सारा हो गया। 3.3 × 10⁶ बेस पेयर हमारे और आपके अंदर डिफरेंट है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इसी डिफरेंस देखो, अब जो डिफरेंस है वो किस में है, सर कोडिंग में है, बिल्कुल है। रेपिटेटिव में है, बिल्कुल है। नॉन रेपिटेटिव में है, बिल्कुल है। सबसे ज्यादा किस में, रेपिटेटिव में है। तो मेनली जो डिफरेंस आपको दिख रहा है किस में दिख रहा है, रेपिटेटिव में दिख रहा है। और ये आया कहां से, ये म्यूटेशन की वजह से आया। हमारे अंदर सबके अंदर सेम ही था, फिर म्यूटेशन होता गया होता गया होता गया और सबके अंदर ये बदलता गया, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं ये सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, रेपिटेटिव डीएनए, इसी की बात करूंगा ना। यही सबसे ज्यादा वेरिएशन लेकर आ रहा है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंसेस है बेटा, क्लियर। तो सबसे पहले मैंने बात की क्या, सबसे पहले मैंने बात की ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मैक्सिमम रिपीटेटिव सीक्वेंस अपीयर्स, सो appeared as satellite, so this DNA is referred to as satellite DNA। क्या किया गया समझाता हूं आप लोगों को, पहले दूसरे पॉइंट पे आओ। दिस डीएनए डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, ये किसी के लिए कोड नहीं करता, क्योंकि ये तो नॉन कोडिंग का पार्ट है, ये तो नॉन कोडिंग का पार्ट है, राइट। फिर ये बहुत बड़ा पोर्शन बनाता है ह्यूमन जीनोम का, कौन सा, सैटेलाइट डीएनए, बहुत है, राइट। अब और यहां पर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करता है, हम देख चुके हैं, बहुत वेरिएशन है। सबसे ज्यादा मेरे को वेरिएशन कहां देखने को मिल रहा है, रेपिटेटिव सीक्वेंस यानी कि सैटेलाइट डीएनए में। तो यही मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनेगा। आप बोलोगे सर नॉन रेपिटेटिव ले लो, मैं बोलूंगा नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन कम है। मेरे को अंतर ज्यादा चाहिए ताकि मैं उन अंतर को पहचान सकूं। 2% में वो अंतर होंगे, 1% में वो सेम ही रहेगा, तो 2% को अलग अलग बताना है तो मैं उनके अंतर बताऊंगा बेटा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा है ये कि डिपेंडिंग ऑन बेस कॉम्पोजिशन, कि वो 80 रिच है, जीसी रिच है, या फिर उसकी लेंथ सेगमेंट का है ना, या नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, सैटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया गया माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। मतलब समझिए बात को, मैंने बोला आपका, देखो मैं आपको आगे बताता हूं, ये माइक्रो सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है, 1 से 6 बेस पेयर का रेपिटेशंस, मतलब मैंने बोला 80 जीसी, कितने बेस पेयर, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स, 4, इसके ऊपर भी 4 होंगे, 4 बेस पेयर हो गए। अब ये 4 बेस पेयर रिपीट कर रहे हैं, ये 4 बेस पेयर रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है कि 10 बार रिपीट कर रहे हो, 10 टाइम्स। तो ये माइक्रो सैटेलाइट कहलाएगा। ध्यान से समझना, ये सीक्वेंस पहली बात तो रिपीट करेगा तभी सैटेलाइट बोला। माइक्रो सैटेलाइट मतलब 1 से 6 बेस पेयर का है, राइट, इसलिए हमने इसको सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स बोला। ये बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन जब मैंने मिनी सैटेलाइट की बात की बेटा, जब मैंने मिनी सैटेलाइट की बात की, तो इसमें देखो कि 11 to 60 बेस पेयर का रिपीटिशन है, यानी कि 11 to 60 बेस पेयर, मतलब जैसे मैंने AT GC समथिंग समथिंग C, ये हो गया। मान लो इसमें 20 है, 20 बेस पेयर का है, तो ये रिपीट हो गया दोबारा, ये फिर रिपीट हो गया दोबारा। तो हो सकता है कि रिपीट कितना बार हुआ, ये रिपीट हुआ 100 टाइम्स। ये 20 बेस पेयर का सीक्वेंस 100 टाइम्स रिपीट हुआ बेटा। ये मिनी सैटेलाइट है। मिनी सैटेलाइट में क्या होगा,
रिपीट्स नहीं है ये क्या है, इतने बेस पेयर का एक होगा और ये रिपीट्स कितनी बार भी हो सकता है। क्लियर है, ये रिपीट्स बहुत बार हो सकता है, 200 बार भी रिपीट्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या बोला, VNTR बोला, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। VNTR क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनो। इसको मैंने क्या बोला, ये नंबर में वेरिएबल है बेटा, ये नंबर में वेरिएबल है। मतलब यहां पर ये आपके किसी एक पर्सन में, पर्सन 1 को ले लो, पर्सन 1 को ले लो, या आपको ले लो, आपके अंदर हो सकता है कि 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है। पर्सन 2 में हो सकता है कि ये किसी दूसरे पर्सन में ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है। हो सकता है मुझ में, आशीष गोयल में कितनी बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हो, क्या सीक्वेंस तो वही है सर, लेकिन लोगों में अंतर क्या आ रहा है, लोगों में अंतर यह आ रहा है कि इसका मेरे में, मतलब आपके अंदर 20 टाइम्स रिपीट कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन में 10 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और मेरे अंदर 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है। यानी कि इसका रिपीटिशन नंबर सब में अलग है। तो हमने क्या बोला, वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल नंबर है बेटा, वेरिएबल नंबर है। मेरे अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपके अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है। टेंडम रिपीट्स, टेंडम मतलब होता है वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक ही तो है कॉन्टिन्यूअस, इसको मैं कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकता हूं, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो रिपीट्स हैं 1 2 3 100 टाइम 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, इनके बीच में कोई और नहीं आ रहा है, एकदम इसके बाद एग्जैक्ट ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस रिपीट्स है जिसकी लेंथ में अंतर है, वेरिएबल है नंबर में, नंबर में अंतर आएगा बेटा। ठीक है ना, आपके अंदर हो सकता है 20 टाइम्स हो, मेरे अंदर 5 टाइम्स होगा। तो इसी को बोला गया वेरिएबल नंबर, ये देखो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम कॉन्टिन्यूअस रिपीट्स। क्लियर बात। चलो इसके बाद एनसीईआरटी लिखती है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, एनसीईआरटी का पॉइंट है कि ये जो वीएनटीआर होते हैं इसका साइज 0.1 220 केबी हो सकता है, इतना केबी तक जा सकता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, इतना साइज होता है इनका। क्लियर है। एट द एंड ऑफ वीएनटीआर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज प्रेजेंट, बहुत अच्छी बात है। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये वीएनटीआर रिपीट है, ये है ना, ये पूरा ये वीएनटीआर है, मान लो ये 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके यहां पे स्टार्टिंग में और इसके एंड पर हमें क्या मिला जानते हो, सबसे बेहतर बात मिली, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला। यहां पे भी क्या मिला, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला। सर ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जैसे GAATTC, ये एक सीक्वेंस है, इसके नीचे क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री यही होगा। आप ऊपर से पढ़ो क्या आया, GAATTC आया, नीचे से पढ़ो GAATTC आया, इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, उल्टा सीधा एक समान। इसका मतलब जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, मैडम वर्ड, ये क्या है, इधर से पढ़ो तो मैडम, इधर से पढ़ो तो भी मैडम। दूसरा वर्ड मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम, इधर से पढ़ो मलयालम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उल्टा सीधा, अगर ऐसा सीक्वेंस दिखता है, ऐसा कोई सीक्वेंस दिखता है, इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, इसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो यहां पर भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहां पर भी, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात क्या है आगे बताऊंगा। ठीक है, अच्छी बात क्या आगे बताऊंगा, याद रखना है कि स्टार्टिंग और एंड में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जुड़े हुए हैं। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो वीएनटीआर है बेटा, ये जो वीएनटीआर है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डीएनए बीइंग स्लाइटली डिफरेंट एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब हर दो लोगों का ये अलग अलग होगा, हर दो लोगों का अलग अलग होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में भी अलग अलग होगा, सब में अलग होगा यार। मान लो आप बोलोगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कैसे अलग है, मान लो बेटा ये क्रोमोसोम आपके हैं, क्रोमोसोम नंबर पहला है, ये पेयर में है ना, ये किससे आया, पिताजी से आया, ये माताश्री से आया, ये एक फादर से आया बच्चों और एक मदर से आया। तो जो ये जो पेरेंट से आया आप लोगों के, ये वाला जो है बेटा जी फादर से आया मदर से आया, तो फादर के अंदर हो सकता है कि ये 10 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, और मदर के अंदर हो सकता है 5 टाइम्स ही रिपीट हो रहा हो। पॉसिबल ना,
हर किसी के अंदर अंदर होता है। मान लो मैं हूं, है ना, तो मेरे अंदर 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, या मेरा जो पार्टनर है उसके अंदर 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इट इज पॉसिबल। तो ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उसमें भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। आपको ये डिफरेंसेस हर जगह देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ही जाइगोट से बने बेटा, उनका डीएनए 100% सेम होगा। क्लियर है बात? चलो इसके बाद हम बात करते हैं RFLP। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए। अभी तक आपने क्या जाना है उसको सुनो। आपने जाना कि सर डीएनए है, और डीएनए के अंदर एक तो कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेरिएशन बड़े कम है। नॉन कोडिंग पार्ट जो है ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इस नॉन कोडिंग के अंदर एक पार्ट है जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है। रिपीटेटिव सीक्वेंस है, इसके अंदर बड़ा वेरिएशन है। सर वेरिएशन क्या है? क्या वेरिएशन ये है कि आप लोगों के अंदर, मेरे अंदर, किसी के भी अंदर अगर ATGC रिपीट हो रहा है एक पोजीशन पे, तो वो ATGC ही रिपीट होगा सबके अंदर। सबके अंदर ATGC रिपीट होगा। अंतर क्या आएगा? अंतर ये आएगा कि हो सकता है पर्सन 1 में ये 3 बार रिपीट हो रहा हो, पर्सन 2 में ये 10 बार रिपीट हो रहा हो, पर्सन 3 में 100 बार रिपीट हो रहा हो। पॉसिबल, ठीक है। और ऐसे तो बड़े सारे सीक्वेंसेस हैं। मान लो आपकी बॉडी में ऐसे रिपीटेटिव सीक्वेंस हजारों हैं, और अगर आप एक सीक्वेंस की बात करोगे तो हो सकता है कि इतना वेरिएशन आ जाए, दूसरे सीक्वेंस में कुछ वेरिएशन, तीसरे सीक्वेंस में कुछ वेरिएशंस। तो ऐसे बड़े सारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं। इसी रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को ये बोला कि यही हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनेगा। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है, ठीक है, ये इसका बेस है। अब ध्यान दो एक बात को, क्या? अब मैंने आपको बोला कि इन सब में वेरिएशन किस चीज में है? वेरिएबल तो सबकी लेंथ नंबर है ना। मेरे अंदर हो सकता है 3 हो, आप में 10 हो, किसी और में 100 हो। सबके नंबर में वेरिएशन है बेटा। और ये जो रिपीट्स हैं कैसे हैं? कॉन्टिन्यूअस की नॉन कॉन्टिन्यूअस। सर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो मैंने कॉन्टिन्यूअस के लिए टर्म यूज किया टेंडम। तो हमने बोला कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। यहां तक की बातें अभी मैंने की है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक है। यही मेरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा जी, मैंने लिया पर्सन 1 और मैंने यहां पर लिया पर्सन 2। तो जो ये पर्सन 1 होता है इसका सेल होगा, इसके सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, ऐसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब दूसरा मैंने लिया पर्सन 2, इसके अंदर भी क्रोमोसोम होंगे, व्हाइट से बना देता हूं, ऐसे 23 क्रोमोसोम होंगे, मैं 4 बना देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला आप लोगों को, यहां पर मैं इसको काटूंगा, ट्रीट विद आरी से काट दूं, ट्रीट विद आरी। ये आरी वो वाली आरी नहीं है बेटा जी, ये आरी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली। ये क्या करता है? ये कैसा स्पेशल एंजाइम है। इस एंजाइम को मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आप लोगों को बायोटेक के अंदर बच्चों, है ना। ये आरी एक एंजाइम, ऐसा एंजाइम है जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखते ही कट मारता है। सीक्वेंस को देखेगा, है ना, और वहां पर कट लगाएगा। अब ध्यान से सुनना एक बात आरी की, बेटा जी ये आरी स्पेसिफिक है। मान लो ये आरी 1 है, कोई भी एक आरी है, बहुत सारे आरी होते हैं, बहुत सारे आरी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं। ये आरी है, इसकी साइट स्पेसिफिक होगी। अगर ये यहां पर GAATTC को काटता है, पहली बात तो ये देखेगा कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का है, ये हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट मारता है। और दूसरी बात है इसका सीक्वेंस भी स्पेसिफिक है। ये RE1 इस पे अगर कट मार रहा है तो इसी पे कट मारेगा हमेशा, पूरी जिंदगी। आप दूसरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ले आओगे, काम नहीं करेगा। यानी कि अगर मेरे को दूसरा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लाना है तो दूसरा आगे लाना पड़ेगा उसके लिए। बात समझ में आई? तो मान लो ये एक और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये GGGCCC, नीचे भी पढ़ोगे तो GGGCCC। यहां पर अगर कोई कट मार रहा है, यहां पर कोई कट मार रहा है, तो ये वाला RE1 से हम सोचेंगे इसको भी कट कर देगा, तो नहीं, इसके लिए कोई दूसरा RE होगा।
RE2, हमने ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस के लिए RE खोज लिए हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो जिसका कोई RE हो ही ना, अभी तक हम नहीं खोज पाए हो या हम नहीं बना पाए हो, पॉसिबल है। तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई, पहली बात तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखेगा एंड दैट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैज टू बी ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होगा बेटा ये कैसा होना चाहिए, इट हैज टू बी रियल स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए ये, यानी कि वो उसी सीक्वेंस को देख के काटेगा। बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको बताया था VNTR के तो एंड्स पे क्या लगा होता है, RF मतलब इसके रेस्ट्रिक्शन मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, अभी हमने बात की थी। तो ये कट मार देगा, कट मार के मेरे पास आ गए, मान लो बच्चों इस वाले क्रोमोसोम का क्रोमोसोम नंबर 1, इसके अंदर एक सीक्वेंस 8 बार रिपीट हो रहा है, तो भाई इसके अंदर वो सीक्वेंस हो सकता है 10 बार रिपीट हो रहा हो उसके फर्स्ट क्रोमोसोम पे, इसके फर्स्ट क्रोमोसोम पे हो सकता है 10 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसके पे हो सकता है कि 18 टाइम्स रिपीट हो, इसके पे हो सकता है कि 5 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, इसके पे हो सकता है 3 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, इसके पे हो सकता है कि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, इसके पे भी हो सकता है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा हो। पॉसिबल तो है ना, क्लियर है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये सारे ये 1 2 3 4 सब लेंथ में अलग अलग है ना, सब लेंथ में अलग अलग है ना। तो ये पर्सन 1 का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटे हैं, ये फ्रेगमेंट्स बन गए। किससे काटे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटे फ्रेगमेंट्स हैं जिनकी लेंथ में सबकी लेंथ अलग अलग है, पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन है, मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटे हुए बनाए हुए फ्रेगमेंट्स की लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म है, वेरिएशन है, इसी को हम बोलते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है बात, समझ में? यही हमारी हेडिंग थी। तो इसका मेरे बच्चों इसका RFLP क्या है, कुछ मान लो इसका RFLP है RFLP स्टार, ये इसका RFLP है। मेरे को बताओ क्या इसका RFLP अलग होगा? मैंने बोल दिया कि इसका RFLP, यहां पे सर्कल बना दो, ये सर्कल है, ठीक है। तो एक चीज समझो, हर किसी का RFLP अलग होगा ना यार। आप बोलोगे सर सेम भी तो हो सकता है, भाई एक रिपीट सेम होगा। मान लो आपके DNA के अंदर मेरी एक पोजीशन पे और आपकी एक पोजीशन पे हो सकता है रिपीट्स नंबर सेम हो। मैंने क्या किया, मैंने दो ले लिया, 2 रैंडम पोजीशंस ली, हो सकता है दोनों पे रैंडम पे से मैंने 20 रैंडम पोजीशंस ले ली, मैंने 20 पोजीशंस ले ली। अब 20 पे मेरा जो DNA है किसी पे 10 बार रिपीट हो रहा है, किसी पे 20 बार, किसी पे 100 बार, किसी पे 500 बार। एग्जैक्ट आपका 20 पोजीशन पे 20 बार वैसा ही रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर मेरे को सेम भी मिल गया मैं 100 रिपीट्स ले लूंगा, तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आती है, RFLP तो हर किसी का अलग होगा। यही इन्हीं में तो सबसे ज्यादा क्या है, वेरिएशंस है। इसका RFLP बिल्कुल अलग अलग होंगे बेटा। एक सीक्वेंस हो सकता है कोइंसिडेंटली मिल जाए, 2 हो सकता है मिल जाए, 3 हो सकता है मिल जाए। मैंने 50 पोजीशंस ले ली, 50 की 50 सेम हो, इसका मतलब पर्सन ही सेम था यार। तो किसी भी 2 पर्सन का RFLP सेम नहीं होगा, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केसेस में हो सकता है। ठीक है बात, क्लियर है एकदम? यही हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार भी बनेगा भाई। अब समझते हैं, अब आपको क्या क्या समझ में आ चुका है। आपको VNTR समझ में आ गया, और इस VNTR की वजह से हमने हर पर्सन का RFLP निकाल लिया, और इस RFLP को मैं चेक करूंगा बाद में कि 2 का RFLP जिन दोनों का मिल गया, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है। भाई RFLP एक ही पर्सन हो सकता है, मतलब अगर मेरा मान लो क्राइम साइट पे कोई क्राइम साइट पे DNA मिला, उसका RFLP निकाल लिया, मेरा RFLP बना लिया, आपका RFLP बना लिया, उस क्राइम साइट का जो RFLP था आपके RFLP से मैच किया, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपने खून किया है ना, तो इसका मतलब आपका और उसका RFLP मिल रहा है, यानी कि सेम पर्सन ही होगा यार। दूसरे 2 पर्सन का RFLP सेम नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? अब ध्यान से समझते हैं स्टेप्स क्या है। तो भाई मान लो क्राइम साइट से आपको मिला क्या, क्राइम साइट से आपको कुछ ब्लड मिल गया, ब्लड के फ्रैगमेंट्स मिल गए आपको, है ना, ब्लड के कुछ फ्रैगमेंट्स मिल गए। तो ब्लड में आप RBC को निकाल लोगे,
बिल्कुल गलती से भी मत कर देना, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, आप सीधा डब्ल्यूबीसी पे बात करोगे ना। तो आपको ब्लड मिल गया है ना, कुछ सीमेन के फ्रेगमेंट्स मिल गए, तो सीमेन में आप जानते हो स्पर्म में मिल जाएगा आपको। अगर उन दोनों में लड़ाई हुई होगी, ऐसे छीना झपटी हुई होगी, तो हेयर फॉलिकल में मिल जाएगा आपको। नेल में स्किन मिल सकती है, नेल के अंदर स्किन मिल सकती है, तो नेल नहीं लिख देता हूं, स्किन लिख देता हूं। स्किन हो सकती है, स्किन में मतलब लड़ाई हुई होगी दोनों में, तो उसके नेल में स्किन मिल गई। इस तरह की कुछ चीजें बेटा, इस तरह की चीजें क्राइम साइट पे आपको ये मिली। ये सब कहाँ मिला आपको? क्राइम साइट पे। आपने क्या किया, इससे डीएनए निकाल लिया है ना, इससे डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? अगर कोई प्लांट सेल वगैरह है, प्लांट का डीएनए पता लगाना है तो पहले सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, इसका तो ऐसे डिसॉल्व करके हम निकाल लेंगे, राइट। सेल वॉल तो होती नहीं है ह्यूमन में। डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये रहा डीएनए आ गया तुम्हारा, ये सब डीएनए आ गया। अब डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद बच्चों होगा क्या, इस डीएनए को हम ट्रीट करेंगे, ट्रीट विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जितना भी एक सेल के अंदर डीएनए था, वो सारा का सारा डीएनए क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया। ये सारा का सारा डीएनए फ्रेगमेंट हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, सारा डीएनए फ्रेगमेंट हो गया, इसके अंदर से आप बोलोगे सर वीएनटीआर कौन सा है? आप बात करते हो वीएनटीआर की। वीएनटीआर मतलब मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट रिपीटेटिव सीक्वेंस था ना वीएनटीआर। तो मिनी सैटेलाइट की बात की थी ना हमने, देखो हमने कहां पे बात की थी, हमने यहां बात की थी। देखो हमने वीएनटीआर क्या बोला था, इसको वीएनटीआर भी बोलता है क्या? मिनी सैटेलाइट है वीएनटीआर। मिनी सैटेलाइट क्या है कि भाई ये 20 बेस पेयर का सीक्वेंस 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो मैंने बोला कि ये वीएनटीआर इसमें कहां है, ये तो क्या है? टोटल डीएनए है। अच्छा मैं आपको आगे बताऊंगा कि वीएनटीआर कहां है, ठीक है। ये टोटल डीएनए फ्रेगमेंट हो गया, टूट गया। कहां से टूटा? जहां पे पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंसेस है वहां से टूट गया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे ही टूटा इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको रन्स ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराएंगे। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है इसको समझते हैं। तो भाई सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक सांचा लिया, उसके अंदर हमने एक जेल डाल दी। कौन सी जेल सर? आग्रोस जेल है ना, ये आग्रोस जेल है। इसके अंदर हमने जेल डाल दी, मतलब हम क्या करते हैं 0.1% सोल्यूशन डाल के पूरा बना के ठंडा होने के लिए रख देते हैं और एक जेल बना देते हैं, एक सांचे में रखते हैं और उसके अंदर डाल के वो जेल बना देते हैं। अब ये जेल बन गई और हम क्या करते हैं, अब ये जब जेल बन रही थी ऊपर हमने एक कॉम्ब लगा दिया और हमने यहाँ पर कुछ वेल्स क्रिएट कर दिए, है ना, यहाँ पर कुछ वेल्स क्रिएट कर दिए, ऊपर कॉम्ब लगा दिया था। तो जब ये जम गई तो यहाँ पर क्या हो गए, कुछ वेल्स क्रिएट हो गए, कुछ गड्ढे क्रिएट हो गए। अब हुआ क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या, मैंने क्या किया, यहाँ पर जितना भी ये डीएनए था इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया। टोटल डीएनए यहाँ आ गया, टोटल डीएनए, ठीक है। तो टोटल डीएनए यहाँ आएगा तो देखो ये सब अलग हो गया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है आपका डीएनए कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मैंने यहां पर क्या किया, एनोड लगाया बेटा। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन को अट्रैक्ट करता है ना, एनायन नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करेगा, और मैंने इसको फिर चला दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव एनोड लगा दिया और यहाँ से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागेगा, है ना, भागेगा। जो सबसे मोटू वाला होगा, सबसे मोटू वाला होगा, सबसे बड़े वाला होगा, ये हैवी है, सबसे हैवी, सॉरी, सबसे लाइट वाला सबसे नीचे चला जाएगा, सबसे लाइट वाला सबसे नीचे चला जाएगा और ये मोटू वाला ऊपर ही रह जाएगा, हैवी। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि देखो इसके अंदर पोर्स थे, साइज बड़ा होगा, अगर मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो नीचे नहीं जा पाएगा।
अगर साइज छोटा सा होगा तो भाग भाग के नीचे चला जाएगा। तो इसको बेस्ड ऑन देयर शेप एंड साइज, बेस्ड ऑन, देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, बेस्ड ऑन शेप एंड साइज, शेप और साइज के बेसिस पर ये डीएनए फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड। शेप के बेसिस पे हमने इनको सेपरेट कर दिया बेटा, क्लियर है बात? सो नाउ विल सी कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ इस पे पूरा डीएनए अलग हो गया जो हमें क्राइम साइट पे मिला था। यहाँ पे क्राइम साइट पे जो मिला था डीएनए, राइट? अब हमने क्या किया बेटा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये तो टोटल डीएनए, मेरे को सिर्फ क्या पता लगाना है, मेरे को तो इसमें से पहले मैं वीएनटीआर निकालूं, उसी के अंदर तो वेरिएशन है। आप सोचो, एक चीज समझो, ये अगर मैं इसको स्टडी करने लग गया तो भाई इसमें से आप बोलोगे कि 99.9% तो सेम ही है, तो सेम हो जाएगा। ये तो पूरा ही डीएनए हो गया ना, 99.9% तो सेम ही हो जाएगा, 0.1% निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने क्या सोचा, इस वीएनटीआर में सबसे ज्यादा वेरिएशन है, मैं इसके अंदर से वीएनटीआर निकालूंगा। अब वीएनटीआर कैसे निकालूंगा वो ध्यान से सुनना। हमने इसको क्या किया, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि डीएनए का अलग कर दिया। आप बोलोगे सर डीनेचर कर दोगे, हाई टेम्परेचर पे रख दो। मैं बोलूंगा हाई टेम्परेचर पे रख के जेल पिघल जाएगा, तो इसका मतलब इसको दूसरा तरीका क्या है, अल्कलाइन मीडियम में रख दो। लगभग 10 pH पे रख देते हैं, लगभग 10 pH पे रख देते हैं अल्कलाइन मीडियम। इसको हम क्या करते हैं, अल्कलाइन मीडियम लेते हैं और इस पूरे जेल को उसके अंदर ऐसे रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो डीएनए था ये सारा सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। देखो सारा सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है ना। इसको अल्कलाइन मीडियम में डालेंगे और इसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देंगे। हमने इसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। सो नाउ दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, एकदम समझ में आया। अब हम इसको जेल में बहुत ज्यादा देर तक नहीं रख सकते बेटा, हम इसको जेल में, क्योंकि क्या होगा, जेल में से डीएनए धीरे धीरे करके नीचे नीचे करते, मतलब जेल में रखा हुआ है, नीचे नीचे करके एकदम नीचे चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा डीएनए। जेल है ना, जेल से नीचे चला जाता रहेगा और बाहर निकल जाएगा। ये बाहर ना निकल जाए, मैं इसको ज्यादा देर तक जेल में नहीं रखूंगा। ये जेल है, इसको मैं बहुत ज्यादा देर तक जेल में नहीं रखूंगा। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, एक नायलॉन शीट पे ले आते हैं बेटा। तो इसका मतलब है, इसको मैंने क्या किया, एक ऐसे नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज की एक शीट ले ली और मैंने क्या किया, जेल को इसके ऊपर रख दिया। धीरे 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 कुछ टाइम बाद सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स इसके ऊपर आ गए। कैसे फ्रेगमेंट से, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट से। ठीक है ना, यानी कि उधर से हमने इसको जेल से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, जेल से हमने इसको इस पे रख दिया और इस पे रखने का जो टेक्निक बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, है ना। सदर्न ब्लॉटिंग, आपने वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग सुना होगा। भाई सदर्न नाम था किसी का, इसलिए सदर्न ब्लॉटिंग रखा गया। फिर बाद में वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ये सब जो टेक्निक्स आई इनमें किसी का नाम नहीं था यार। फिर तो हमने वेस्ट साउदर्न के बेसिस पे रख दिया, पहले ये नाम के बेसिस पे रखा गया था, राइट। आपको सिर्फ सदर्न ब्लॉटिंग याद रखना है। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब है इसको जेल से इस पे लेकर आ गए, राइट। अब भी आप बोलोगे सर अभी तो पूरा ही डीएनए है, आप मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ वीएनटीआर निकालूंगा। तो ध्यान से समझ रहा, हमने क्या किया जानते हो, हम चालू चीज है यार। हम लोगों ने यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया जो कि रेडियो एक्टिव था, वीएनटीआर प्रोब। बहुत ध्यान से सुनना, क्या किया हमने सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब ले लिया। इसका मतलब क्या है सर, हमने क्या किया, इसमें से वीएनटीआर प्रोब ले लिया। वीएनटीआर क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, इनमें से मान लो ये वाला वीएनटीआर था,
वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जो आपके अंदर मेरे अंदर अलग था, ये वाला VNTR था, और मान लो ये वाला VNTR था, ये VNTR थे। हमें पता लगाना है, हमने क्या किया जानते हो, छोटे 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 ऐसे VNTR प्रोब डाल दिए। जैसे VNTR प्रोब डाले हमने, तो यहां पर जाके कंबाइन कर गए, सिंगल स्टैंडर्ड थे ना, देखो सिंगल स्टैंडर्ड DNA डाला, इस पे जाके कंबाइन कर गए। हमने VNTR प्रोब डाल दिए, हमें ये तो पहले से ही पता कि VNTR कौन कौन से हैं, हम पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, हम सारी चीजें कर चुके हैं। तो VNTR प्रोब हमने डाल दिए इसके ऊपर, सारे VNTR प्रोब आ गए, ठीक है ना। अब एक चीज समझो, ये VNTR प्रोब जो है वो कैसे है, रेडियो एक्टिव है, यानी कि रेडिएशन एमिट करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा बात को, हमने जैसे इसके अंदर प्रोब डाला, तो अब ऐसे समझो, मैं वहां नहीं बनाता हूं, मैं इसको यहां बनाता हूं। तो अब हमने क्या कर दिया बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, अब इसके अंदर जो प्रोब लगा वो यहां लगा, यहां लगा, यहां लगा और यहां लगा। VNTR जो सीक्वेंस है उनमें लग गए, बाकी सारे हट जाएंगे, क्योंकि VNTR प्रोब डाला हमने। कैसा, ये जो प्रोब था ये रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड DNA था, ये रेडियो एक्टिव भी था। बात समझ में आई आप लोगों को। अब हमने क्या किया, प्रोब डाल दिया, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको हम लोग लास्ट में एक प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है ऑटो रेडियोग्राफी। तो अब हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर हम एक्सरे फिल्म रखेंगे, ऐसे एक्सरे फिल्म रखेंगे। एक्सरे फिल्म जैसे ही रखेंगे तो ये वाला रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे ही इसको किया हमने, इसको ये मान लो, ये बेटा ये आ गई आपके पास, ये आपके पास आ गई क्या, ऐसे समझो, ये आपकी एक्सरे शीट है, मैं ब्लैक से बना रहा हूं, थोड़ा बहुत कम दिखेगा आपको। ये एक्सरे शीट है ना, ये एक्सरे शीट है, ये एक्सरे शीट है बेटा। तो आप एक चीज बताओ, इस एक्सरे शीट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इस एक्सरे शीट के ऊपर कौन कौन से चमकने लगेंगे। ये वाला चमकेगा ऐसे, ये वाला चमकेगा, ये वाला चमकने लगेगा और ये वाला चमकेगा। क्यों सर, रेडिएशन तो यही एमिट कर रहे हैं, खाली यही चार तो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ऐसे ही ये मेरे पास आ गया क्राइम साइट पर, क्या ये मेरे पास आ गए VNTR, किसी का RFLP आ गया, मेरे पास RFLP आ गया, किसका, सिर्फ VNTR का, है ना, VNTR आ गया और इसका RFLP आ गया, किसका, जो क्राइम साइट पे मिला था। सेम प्रोसेस, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस मैं क्या करूंगा, पर्सन 1 के साथ करूंगा। मेरे को जो सस्पेक्ट है, और मैं सस्पेक्ट 1 लिखता हूं, सस्पेक्ट 1 के साथ करूंगा और सस्पेक्ट 2 के साथ करूंगा, ठीक है। मेरे को क्या पता चला, सस्पेक्ट 1 में कुछ ऐसा था, ठीक है, और सस्पेक्ट 2 कुछ ऐसा था। इसका RFLP हमने एग्जैक्ट सेम सारी चीजें की और इसका RFLP पता लगा लिया। तो आप एक चीज देख रहे हो बेटा, क्या कि आपको इसका और इसका तो एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, इसका और इसका VNTR, इसका RFLP दोनों का सेम दिख रहा है, ठीक है। इसका भी RF और इसका अलग दिख रहा है, यानी कि क्राइम सीन पे जो मिला है, क्राइम साइट पे जो आपको DNA मिला है, वो इसके DNA से मैच कर रहा है सस्पेक्ट 2 के, यानी कि कत्ल खून इसी ने किया है। बात समझ में आई, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखो, अब हम बात करते हैं, हमने पूरी टेक्निक क्या की, आइसोलेशन ऑफ DNA किया। सबसे पहले DNA को आइसोलेट किया, उसके बाद हमने इसको RE से काट दिया, पूरा DNA फ्रेगमेंट हो गया भाई, पूरा DNA फ्रेगमेंट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बेस्ड ऑन शेप एंड साइज DNA को अलग कर देगी, पूरा DNA अलग हो गया। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, उसको डीनेचर कर दिया बाय अल्कलाइन मीडियम, डीनेचर कर दिया, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया DNA। अब हम क्या करेंगे बेटा, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में वो किसके ऊपर आ जाएगा, नाइलॉन शीट के ऊपर आ जाएगा, नाइलॉन शीट के ऊपर आ जाएगा, राइट। इसके बाद हमने क्या किया,
नायलॉन शीट के ऊपर आने के बाद उसको हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, किससे? VNTR प्रोब से। VNTR प्रोब ये कैसा लिया? ये रेडियो एक्टिव था, ये रेडियो एक्टिव था, रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब ले लिया, उससे हमने हाइब्रिडाइज किया। उसके बाद हमने देखा ऑटो रेडियोग्राफी, एक्सरे फिल्म को यूज किया और ऑटो रेडियोग्राफी कर दी, और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट में भेज देंगे हम। तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और ये कोर्ट में चला जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, फोरेंसिक साइंस में यूज होता है। दूसरी बात है डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटीज, हम इससे ये पता लगा सकते हैं कितनी वेरिएशन है, कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सारा वेरिएशन को ही तो पता लगा रहे हैं, दो पर्सन के बीच में अंतर ही तो ढूंढ रहे हैं, वेरिएशन ही तो ढूंढ रहे हैं। पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। मान लो भाई देखो, अगर ये बच्चा है, ये चाइल्ड है, तो इसके माता पिता जो हैं इनसे, ध्यान दीजिए, तो इस प्यारे से बच्चे के अंदर एक तो किससे आया? इससे आया, और एक किससे आया? क्रोमोसोम, मां से आया। तो इसका मतलब है कि इसका RFLP जो होगा, इसका RFLP जो होगा वो इसका RFLP होगा, और इसका RFLP जो होगा वो इस वाले क्रोमोसोम का RFLP होगा। यानी कि बच्चे के अंदर 50% फादर का RFLP मिलना चाहिए, 50% मदर का मिलना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर 50% फादर से मिल रहा है, 50% मदर से मिल रहा है, यानी कि यही इसके फादर है, ये इसकी मदर है। मान लो फादर से तो मिल रहा है, फादर से तो 50% मिल रहा है, मदर से सिर्फ 5% ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी मदर नहीं है। तो ये टेस्टिंग करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज यूज किया जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।